समय चालू है, बोल कर कुछ कहिए। Good morning dear students, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, SISTEC, Bhopal. Today we are going to start our new subject, Mechanical Vibration. It is in 5th semester. Before we are going to start our subject, हम थोड़ा सा समझ लें कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें। यूनिट नंबर 1 है आपकी, उसको मैंने 8 नंबर ऑफ लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जैसा कि हम सब ने वर्ड तो सुना है बट उसका एक्चुअल मीनिंग अभी तक हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, हमने ये सुना है, बट अभी तक हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली वाइब्रेशन किसको कहते हैं। आप हर एक चीज़ को वाइब्रेशन नहीं कह सकते, ठीक है। हम उसमें आगे बढ़ते हैं। एक रोड मैप टाइप का मैंने तैयार किया है कि हम कैसे वाइब्रेशन तक पहुँचे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से आपने मैकेनिक्स स्टार्ट की है। मैकेनिक्स से लेके मेरा जो ट्रेवल है वो वाइब्रेशन तक पहुँचा है। कैसे? कि जो मैकेनिक्स में मैंने देखा था कि मुझे जो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं पता होना चाहिए, तभी जाकर मैं समझ पाऊंगा कि ये वाइब्रेशन वर्ड क्या है। मैं वाइब्रेशन की डेफिनेशन बताने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग अलग सब्जेक्ट से निकालना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ें। मैकेनिक्स में आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है किसी एंगल थीटा पर, तो मुझे इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर F किसी एंगल थीटा पे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो भी एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, और जो एंगल के अपोजिट होता है दैट इज साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये मुझे पता होना चाहिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का एप्लीकेशन है मेरे वाइब्रेशन में। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे कुछ प्लेन लैमिनार्स के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है, रेक्टेंगल की कहाँ पर होती है, या स्क्वायर की कहाँ पर होती है। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, प्लेन लैमिनार्स का आपको यूज करना। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ, आप सबको इस बारे में पता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप का होता है। एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक होता है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ, तो मैंने अभी तक जो देखा था वो था एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एरिया का सेकंड मोमेंट, उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोलते हो। अब मुझे जो वाइब्रेशन में डील करना है वो करना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। प्लेन लैमिनार्स का क्या होता है, जैसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, रेक्टेंगल का कहाँ क्या होता है, BD³/12, सर्कल का क्या होता है दैट इज π/64d4, ठीक है। जैसे ही मैकेनिक्स में ये तीन चीजें मुझे पता चली, अब मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा जो सब्जेक्ट नेक्स्ट आएगा थर्ड सेमेस्टर में दैट इज सोम। सोम में हम देखें तो मुझे M रिप्रेजेंट करता है आपका मटेरियल, मटेरियल के बारे में आपको सब कुछ पता है। मुझे वाइब्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज
और कौन सी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी आपको पता है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन रिगेन और रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द लोड। आफ्टर रिमूवल द लोड, फॉर एग्जांपल अगर ये मटेरियल है या ऑब्जेक्ट, में बार बार मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगाया यहाँ से, ये अपना शेप डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। जैसे ही मैंने लोड रिमूव किया, अगर ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन इलास्टिक लिमिट। जो अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने लगाया है वो कहाँ पर है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर मान लो कोई ना कोई एक ग्रेन या मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल शेप वापस रिगेन नहीं कर पाया, देन इट इज ए प्लास्टिक स्टेट। सो मुझे ये पता होना चाहिए इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होता है। देन that S represents your strength। ठीक है, स्ट्रेंथ से पहले मैंने पूरी सोम में निकाला है स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस। स्ट्रेंथ की बात नहीं की है, स्ट्रेस की सिंगल वैल्यू को स्ट्रेंथ बोलते हैं, दैट इज एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड। बट मैंने पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेसेस फाइंड किए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ, दैट इज टेंसाइल लोड, नॉर्मल इन नेचर, बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पे लोड लगाया, ठीक है, मटेरियल ने इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट कर दिया, विद इन द मटेरियल जनरेट हो गया। नाउ एक लिमिट के बाद ये मटेरियल डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वो मटेरियल डिफॉर्म होगा, उस पॉइंट पर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, और जो एरिया इसको रेजिस्ट करेगा, तो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ये हमने पढ़ा था। नाउ यहाँ पर स्ट्रेस में मैंने देखा था नॉर्मल इन नेचर में नॉर्मल स्ट्रेसेस आ गई थी, नॉर्मल, फिर आ गई थी आपकी शेयर स्ट्रेसेस, देन आप आगे बढ़े थर्मल स्ट्रेसेस, दैट इज आल्सो नॉर्मल इन नेचर। थर्मल के बाद आप गए दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये भी आपकी नॉर्मल इन नेचर। ठीक है, फिर आप गए बेंडिंग स्ट्रेसेस, अगेन नॉर्मल इन नेचर। ठीक है, फिर आपने इसमें देखा शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स। उसके बाद आप गए टॉर्जन इक्वेशन पे, टॉर्जनल स्ट्रेसेस दैट इज शेयर इन नेचर। इतनी टाइप की पॉइंट एक्सेट्रा आपने और भी पढ़ी थी। प्रेशर वेसल में भी आपने स्ट्रेसेस पढ़ी थी। तो मुझे स्ट्रेस के बारे में क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही अब मैं अपनी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और चीज यहाँ पर पढ़ी थी, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला था जिसको मैं यील्ड पॉइंट बोल रहा था, और एक पॉइंट मिला था अल्टीमेट पॉइंट। इस पॉइंट पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि यील्ड स्ट्रेस मिली, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर इलास्टिक स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में मटेरियल मूव कर रहा है। कहां पर, ये वो पॉइंट है जिसके पास अगर मैंने थोड़ा सा भी लोड बढ़ाया है तो मटेरियल का कोई ना कोई ग्रेन या मॉलिक्यूल अपनी प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाएगा। इसलिए ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसको मैं स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये अब मटेरियल में कुछ चेंजेस करने वाला है, दैट इज यील्ड स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट विद इन द मटेरियल इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और उसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, ये मुझे पता था। यहां से मेरे को एक चीज मिली थी, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर ये नॉर्मल इन नेचर था, फिर शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, एंड देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब तक मैंने मैकेनिक्स में मुझे ये तीन चीजें चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मुझे ये पता होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं पहुंचा कहां पर,
मैं पहुंच गया हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, दैट इज इन 4th सेम, थ्योरी ऑफ मशीन। नाउ थ्योरी ऑफ मशीन में से मुझे क्या क्या चाहिए? थ्योरी ऑफ मशीन में मुझे सबसे पहले चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने बीम्स देखा, कॉलम्स देखा, यहाँ पर मैं गया तो यहाँ मैंने क्या देखा कि किसी भी शेप में मैंने मैं स्टैंडर्ड शेप नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट बन जाए। उनको मैंने लिंक्स बोल दिया, उनकी कॉम्बिनेशन को मैं मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ लिंक इन 3D स्पेस को डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म बाय अ लिंक इन 3D स्पेस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए मेरी एक लिंक है, इट इज ट्रांसलेट इन x एक्सिस, इट इज रोटेट इन x एक्सिस, दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेट इन y एक्सिस, rotate about y axis, that is 2 degree of freedom system, it is translate about z axis and rotate about z axis. So total 6 degree of freedom system हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। x axis के about, y axis के about, z axis के about। तो x axis के about translation, rotation, y axis के about translation, rotation, z एक्सिस के अबाउट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। बाद में मैंने एक और डेफिनेशन डिफाइन की थी कि नंबर ऑफ मोशन को कंस्ट्रेंट कर दूं, 6 माइनस दैट नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो पिस्टन का मूवमेंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रहता है, बाकी 5 मोशन आपने उसके कंस्ट्रेंट कर दिए। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। थ्योरी ऑफ मशीन में मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और एक और चीज चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करता हूं, दैट इज आई सेंटर, दैट इज आई सेंटर। इस पे हम बात करेंगे आगे चलकर कि सिर्फ कुछ टिपिकल प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए मैंने यूज किया है आई सेंटर। तो थ्योरी ऑफ मशीन से डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइब्रेशन एंड आई सेंटर मेथड फॉर न्यूमेरिकल। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन के बाद आप पहुंचे दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीन, डोम। डोम में मैंने देखा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण हो गया है अनबैलेंसिंग। इन डोम मुझे चाहिए अनबैलेंसिंग, क्या चाहिए? अनबैलेंसिंग। और इस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए 2 तरीके यूज किए थे, एक था रोटरी बैलेंसिंग, रोटरी बैलेंसिंग, और एक था रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। नाउ रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, क्योंकि आई सेंटर मेथड पे मैंने समझा था कि किसी भी लिंक के आई सेंटर पर बैठकर उस लिंक के मोशन को अगर देखूंगा तो वो मुझे प्योर रोटेशन में दिखेगा, ठीक है। आई सेंटर क्या बताता है? किसी भी लिंक के आई सेंटर पे बैठकर उस लिंक के मोशन को देखूंगा तो वो मुझे प्योर रोटेशन में मिलेगा। इसलिए प्योर ट्रांसलेशन को देखने के लिए मुझे इंफिनिटी पे जाना पड़ता है। इसलिए पिस्टन सिलेंडर का आई सेंटर कहां पर होगा? इंफिनिटी पे। इसीलिए मैंने यहाँ थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ 2 ही मोशन कन्वर्ट कर लिए, जैसा क्रैंक का प्योर रोटेशन, पिस्टन का प्योर ट्रांसलेशन, बट कनेक्टिंग रॉड का ऑसिलेटिव। उसकी स्टडी कैसे करूं? तो मैं कनेक्टिंग रॉड का आई सेंटर पे बैठकर अगर कनेक्टिंग रॉड को देखूंगा तो वो भी मुझे प्योर रोटेशन में दिखेगी। अब बैलेंसिंग भी मैंने सिर्फ 2 ही टाइप की थी, एक रोटरी और एक रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी बैलेंसिंग थ्योरेटिकली बैलेंस की जा सकती है, प्रैक्टिकली बैलेंस नहीं की जा सकती है। अपोजिट एंगल पे आप मास लगाओगे, अभी 5th सेम में डायनामिक्स ऑफ मशीन में पढ़ोगे ये चीज कि रोटरी बैलेंसिंग थ्योरेटिकली बैलेंस कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, जबकि रेसिप्रोकेटिंग तो थ्योरेटिकली भी नहीं कर सकते। मतलब अगर रेसिप्रोकेशन सिस्टम है तो वो अनबैलेंस ही रहेगा, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर हम क्या मेथड यूज करते हैं? हम उसका 90% करीबन हम उसका बैलेंस कर देते हैं, 10% या 5% हमेशा अनबैलेंस रहेगा। And that unbalance is due to unbalanced force, and unbalanced force is the main cause of vibration.
ठीक है, यहां पर क्या निकलेगा मेरा, अनबैलेंस फोर्स, एंड अनबैलेंस फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन। सो ये जो रोड मैप पूरा मैंने रेडी किया है, ये सिर्फ इस बात को पता करने के लिए कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन, एंड इट इज अनबैलेंस फोर्स। अभी तक वाइब्रेशन क्या होता है हमने नहीं देखा, कुछ अनबैलेंस फोर्स अगर सिस्टम में है तो वहां पर वाइब्रेशन जैसे कुछ होगा। अब वाइब्रेशन समझते हैं क्या होता है। Any to and fro motion about mean equilibrium position or point is known as vibration, which is very rapid. ठीक है, समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पेंडुलम माने, पेंडुलम यानी एक स्ट्रिंग से एक बॉब है और यहाँ पर फिक्स्ड है, इस पेंडुलम को जैसे ही मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये जो मोशन होगा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को ही मैं क्या बोलूंगा, वाइब्रेशन। दे आर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। अब अपन ये समझे कि मैंने दो चीजें बोल दी, एक तो वाइब्रेशन बोल दिया, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिया। तो वाइब्रेशन को पढ़ने के लिए मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही वाइब्रेशन है। Any to and fro motion about mean equilibrium position is vibration। बस यही हमें याद रखना है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ही लूंगा। यहाँ पर मैं देखा जाए कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करूँ तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी, साइकिल टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। साइकिल टाइम का मतलब होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज को हम, जैसे मैंने यहाँ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बोली है, कायदे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती क्या होती है, हार्मोनिक मोशन की टर्मिनोलॉजीज। पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये रोड मैप इसलिए रेडी किया है कि ये सब चीज मुझे डील करनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अल्टीमेटली मेन कॉज क्या मिल गया मुझे, वाइब्रेशन का मिल गया। ठीक है, ओके। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां पर मैं बाकी सारी चीजें भी डील करूंगा, इसकी डेफिनेशन में अच्छे से समझेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।